ठहर जा उल्टा कुलक्षणी, कहाँ जा रही है? पहले मेरे सवालों के जवाब तो दे दे। क्या हुआ मम्मी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? अब क्या हो गया? मैंने तो किसी से कुछ नहीं कहा है, मैं तो चुपचाप अपना काम कर रही हूँ। तूने तूने मेरी बेटी को फिर से कुछ कहा है लगता है, तभी मेरी बेटी 2 दिनों से मुझे फोन नहीं लगा रही है। अरे 2 दिन हो गए हैं मेरी बेटी ने मुझे फोन नहीं लगाया है, वरना मेरी बेटी दिन में 10 बार मुझे फोन लगाती थी। अरे तेरे ही मम्मी जी, यदि दीदी ने आपसे बात नहीं की है 2 दिनों से, तो इसके लिए मैं क्या करूं? इसमें मेरा क्या कसूर है भला? आप जब देखो तब मुझे ही दोष देते रहती हैं। मैंने तो दीदी से कुछ नहीं बोला है। हाँ हाँ, अब इतनी भी ज्यादा सीधी मत बन। सब जानती हूँ मैं कि तू कितनी गुणवान है, कितनी गुड़ी है। तेरे अंदर क्या क्या भरा हुआ है अच्छे से जानती हूँ। ऐसे तो सामने से बड़ी सीधी संस्कारी बनती है, और पीठ के पीछे तेरे अंदर कितने गुण हैं तो मैं जानती हूँ मैं। मम्मी जी, आप चाहे मेरी बात का यकीन करें या ना करें, मैंने दीदी से कुछ नहीं बोला है। मैंने दीदी से कुछ भी नहीं बोला है। आराधना, कमरे में जाकर सो गई क्या? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। एक नंबर की अलाल हो अलाल, एक नंबर की कोढ़ी हो तुम। तुम्हें जल्दबाजी नाम की कोई चीज नहीं है। अरे मेरी फाइल और टिफिन कब ला कर दोगी? ऑफिस के लिए लेट हो रहा है मुझे। हाँ हाँ, लेकर आ रही हूँ मम्मी जी, मुझे जाने दीजिए। मुझे इनके लिए टिफिन और फाइल लेकर जाना है, इन्हें ऑफिस के लिए देर हो रही है। यदि कहीं कमरे में आ गए तो मुझे बहुत डांटेंगे। अरे बेटा, मैं भी तो मयंक की फाइल और टिफिन लेने के लिए आई थी। अब तो यहाँ मुझे बैठी दिखी तो मैंने सोचा कि तुझे बता दूं कि टिफिन और फाइल मांग रहा है मयंक। कितनी बार समझाया अनुराधा बेटा तुम्हें कि पहले मयंक का काम कर दिया करो, उसके बाद में आराम किया करो। ये फोन ऑन में बात तो बाद में होती रहेगी, तुम ले देकर बस फोन में लग जाती हो। तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता बेटा? इतने प्यार से तुम्हें समझाती हूँ मैं, लेकिन तुम हो कि समझती ही नहीं हो। अब तो मुझे तुमसे कुछ कहने में भी डर लगता है। देखो जरा, गुस्से से तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। अब तो मैं इसलिए तुम्हें कुछ बोलती भी नहीं हूँ। ला दो, मैं लेकर जाती हूँ मयंक की फाइल और टिफिन। लेट हो रहा है मेरा बेटा। तुम कब जिम्मेदारियों को समझोगी? साल भर होने को आए हैं तुम्हारी शादी को, लेकिन तुम हो कि तुम्हें जिम्मेदारियां समझ में ही नहीं आती हैं। अरे मयंक बेटा, तू यहाँ? मैं तो तेरी फाइल लेकर आ ही रही थी। वो क्या है ना, बहू बहू थक गई थी बेचारी, तो थोड़ी देर बैठ गई थी। उसे उसे कुछ मत बोलना बेटा, उसे डांटना मत। और कब तक इसकी गलतियों पर पर्दा डालते रहेंगी मम्मी आप? साल भर हो चुके हैं हमारी शादी को। साल भर में ये घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा पाई। इसे ये भी पता नहीं है कि मेरा पति ऑफिस जा रहा है तो उसे क्या क्या चीज लगती है। अरे सारा सामान तो आप निकाल कर रखती हैं, सब कुछ आप देती हैं मुझे। तो ये भला किस लिए है? इस घर में आराम करने के लिए। सही कहती थी मम्मी आप कि मत कर इस लड़की से शादी, लेकिन पता नहीं मुझे ही कौन से इसके प्यार का भूत चढ़ा हुआ था जो इससे शादी कर बैठा। अरे मम्मी, यदि मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करता तो शायद आज वो लड़की इस घर को अच्छे से संभाल रही होती और मेरी जिम्मेदारियों को भी उठा रही होती। मैंने शादी करके और आपके सर का बर्डन बढ़ा दिया है। आप तो कितनी ज्यादा परेशान होती हैं इस उम्र में भी। अब आपको कितनी दौड़ भाग करनी पड़ती है। लोग अपने घर में बहू इसलिए लेकर आते हैं कि कम से कम चलो थोड़े बहुत काम का सहारा होगा, लेकिन नहीं, इस घर में तो आपको कोई चैन नहीं है, सुकून नहीं है। अरे बेटा, अब जाने भी दे। अब मेरा तो बुढ़ापा आ गया है, कितने दिनों का जीवन बचा हुआ है। तो बहू को इस तरह मत डांट। बहू बेचारी अब धीरे धीरे करके सीख रही है। साल भर होते ही क्या है, अभी तो वो नई नवेली दुल्हन ही है। तो एक काम कर, ये अपना टिफिन पकड़ और अपनी फाइल पकड़। अब इन सब बातों में अपना मूड खराब मत कर। जा, तुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अरे बेटा, रिंकी का 2 दिनों से फोन नहीं आया है, तो ऐसे ही मेरा दिमाग ठीक नहीं है। पता नहीं क्यों बड़ी घबराहट हो रही है मुझे। कहीं मेरी बेटी, अभी पिछली बार जब उसने 8-10 दिनों के लिए मुझसे बात करना बंद किया था, तब बहू ने उसे कुछ कुछ बोल दिया था, इसलिए उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था। इसलिए मेरी बेटी बात नहीं कर रही थी। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहू ने फिर से कुछ बोल दिया हो उसे, जिससे उसे बहुत दुख पहुंचा हो, जिस कारण वो मुझे फोन नहीं लगा रही हो। तुमने फिर से रिंकी को कुछ बोला है क्या? एक बात याद रखना आराधना, यदि तुम्हारी वजह से रिंकी ने इस घर में आना जाना बंद किया या हम लोगों से बातचीत करना बंद किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर ये समझ लेना कि तुम भी अपने मायके में किसी से बात नहीं कर पाओगी और ना ही अपने मायके जा पाओगी। तुम्हें भी तरसा दूंगा मैं। नहीं नहीं, मैंने दीदी को कुछ भी नहीं बोला है। मैं भला दीदी को कुछ क्यों बोलूंगी? आप तो बस ले लेकर मेरे ऊपर ब्लेम करती हैं। अरे एक दोषी कभी जब तक दोस्त साबित नहीं होता है तब तक उसे कोई सजा नहीं दी जाती है। आप लोग तो बस किसी बात को जाने समझे बिना ही मुझे दोषी ठहरा देते हैं। मेरा मेरा क्या कसूर है ये बताइए? आप मुझे ले देकर क्यों ब्लेम करते हैं?
आखिर आप लोगों को मुझे किस बात की दुश्मनी है? चुप करो, तुम्हारे गुण बहुत अच्छे से जान गया हूं मैं। साल भर के अंदर तुमने अपने सारे रंग दिखा दिए। मैं अपनी बहन और अपनी माँ की यदि बात मान लेता तो आज आज बेचारी मेरी माँ सुख की 2 रोटी खा रही होती। बेचारी ना जाने कौन से कर्मों के पाप भुगत रही है जो तुम जैसी बहू मिली है उसे। बेटा, बहू को कुछ मत बोल। बेचारी बहू, अब वो ना समझ है, छोटी है अभी, 1 साल ही तो हुआ है उसकी शादी को इस घर में, तो उसे मत डांट। मुझे बेटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब तू बहू को डांटता है। ले, ये अपना टिफिन पकड़ और अपनी फाइल पकड़ और सीधा चला जा ऑफिस। बहू को कुछ मत बोलना, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ। एक बात याद रखना, यदि आज मेरी बेटी ने मुझे फोन नहीं किया तो तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तेरी 7 पुश्तें भी याद रखेंगी। जो इंसान शादी के पहले मुझसे हजारों वादे करता था कि मेरी हर परिस्थिति में साथ देगा, मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, आज वो इंसान इस तरह बात बात पर मुझे भला बुरा सुनाता है और मुझ पर इस तरह शक करता है। उस व्यक्ति के साथ कैसे अपना जीवन गुजारूं मैं, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह तो मेरा जीवन पूरी तरह से नर्क बन जाएगा। मयंक कितने जल्दी बदल जाएंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे तो यकीन नहीं होता है कि ये वही मयंक है जो जो मेरे एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। आज उस मयंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं रो रही हूँ कि हंस रही हूँ, मैं बीमार हूँ या मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खाया है या मैं 2 दिनों से भूखी हूँ। उस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे तो बस अपनी माँ की बातों पर ही भरोसा होता है। मैं चीख चीख कर, रो रो कर भी अपनी सच्चाई बताऊंगी तो भी उसे यकीन नहीं होता है। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं। भगवान, ऐसी जिंदगी से अच्छा है कि मुझे मौत दे दे तो ही बेहतर है। क्या ही करूंगी ऐसा जीवन, बताओ भगवान, क्या ही करूं। माँ बाप के घर जाऊंगी तो माँ बाप भी मुझे कितने दिन रखेंगे? 8 दिन, 15 दिन, महीने भर। उसके बाद में तो वो मुझसे पूछेंगे ही कि आखिर ऐसी क्या बात है जो मैं मायके आकर बैठ गई हूँ। फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगी? मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ है भी नहीं। किसकी शिकायत करूंगी? अपने पति की, अपनी सास की? अरे, जिस पति को मैंने खुद अपने लिए चुना है उसकी शिकायत करूंगी तो माँ बाप भी मुझे 4 बात सुनाएंगे कि तूने खुद अपना जीवन साथी चुना है, हम तो मना कर रहे थे। वो भी मुझे भला बुरा सुनाएंगे। अब यही मेरा जीवन है, जैसे भी जीना है इसी घर में जीना है। सुख दुख सब सहकर चलना है। दुख सुख जो भी है सब मेरे नसीब का है। अब मेरी किस्मत में शायद यही सब कुछ लिखा रहा होगा तो यही सब कुछ भुगतना पड़ेगा। अरे कहाँ मर गई? शौक ही मनाती रहेगी कि आकर मुझे खाना भी परोसेगी। हाँ हाँ, आ रही हूँ। अरे बेटा, मुझे तो तेरी इतनी ज्यादा चिंता हो रही थी, तेरी इतनी फिक्र हो रही थी कि तू 2 दिनों से मुझे फोन नहीं लगा रही है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई बेटा जो तू इतने दिनों से मुझे फोन नहीं लगा रही थी? तुझे नहीं पता, तू जब मुझसे एक दिन भी बात नहीं करती है तो मेरी जान निकली जाती है। ना जाने क्या क्या ख्याल आते हैं। अरे ये सब सोच सोच कर तो मेरा दिल बैठा जाता है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन इन्हीं सब बातों को लेकर मुझे हार्ट अटैक आ जाए। अरे मम्मी, शुभ शुभ बोलो, हार्ट अटैक आया आपके दुश्मन को? अरे मम्मी, वो क्या है ना, लगता है भाभी को मेरा बार बार फोन करना पसंद नहीं है। भाभी को लगता है जैसे वो अपनी माँ से 2-3 दिन में एक बार बात करती हैं, वैसे ही मैं भी आपसे 2-3 दिन में एक बार बात करूं। क्या हुआ बेटा? उसने कुछ कहा क्या तुझे? बता। उसने कुछ बोला हो तो बता, अभी उसकी जुबान खींच लेती हूँ मैं। हाँ हाँ मम्मी, आपकी बहू को ज्यादा ही आपत्ति हो रही है। वो देखती है कि मैं आपको बार बार फोन लगाती हूँ, लगता है ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती है। हाँ हाँ दीदी, आज तो आप बता ही दीजिए कि मैंने आपसे क्या बोला है जो आप फोन नहीं लगा रही थी और आपके फोन न लगाने के कारण मैं बन रही हूँ इस घर में। अब लगता है तेरे कारण हम माँ बेटी हमारे घर में ही बात नहीं कर सकते। कान लगाकर सुनने की आदत भी हो गई है क्या तेरी? बात यदि मेरे विषय में हो रही मम्मी जी तो मैं तो सुनूंगी ही, इसमें कान लगाकर सुनने वाली बात ही नहीं है। बताइए दीदी कि आपने ऐसा क्या बोला है मम्मी जी से जो वो मेरे लिए इतना ज्यादा जहर उगल रही हैं? बाप रे, देखो तो मम्मी किस तरह से आपको भाभी बोल रही हैं। भाभी, ये सब कुछ आपको शोभा नहीं देता है बोलना। जब आप मेरे सामने मेरी मम्मी को इतना कुछ बोल रही हैं तो अकेले में क्या कुछ नहीं बोलती होंगी? मम्मी, मैं तो कहती हूँ कुछ ज्यादा ही जुबान नहीं चल रही है तेरी। अपनी ये जुबान बंद रख ले, वरना किसी दिन ऐसा ना हो कि इसी जुबान के कारण तेरा इस दुनिया से पत्ता कट हो जाए। मैं बस दीदी से इतना पूछ रही हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो आपने मम्मी जी को 2-3 दिनों से फोन नहीं लगाया, जिसका कारण सीधा सीधा मुझे बताया जा रहा है। आप बस मुझे ये बता दीजिए, उसके बाद मैं खुद ब खुद यहाँ से चली जाऊंगी।
4 दिन पहले जब मैंने आपको फोन किया था और ये बोला था कि मम्मी से बात करा दो, मम्मी का फोन नहीं लग रहा है, तब आपने क्या बोला था बताओ? यही बोला था ना कि दीदी अभी सुबह ही तो आपने मम्मी से बात की है, क्या बात करनी है तो बता दो, मैं बता देती हूँ। हाँ बोला था मैंने, लेकिन बात ऐसी है कि उस समय पर मेरे मोबाइल में बैटरी नहीं थी, डिस्चार्ज था मोबाइल, इसलिए चार्ज पर लगा हुआ था। बस 2% की बैटरी थी, मम्मी जी के पास ले जाती तब तक मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता। और पहले मैंने आपसे ये बात बोली ही नहीं है कि सुबह ही तो आपने बात की है। जब मैंने आपको ये बताया कि दीदी मोबाइल डिस्चार्ज है, मैंने चार्जिंग में मोबाइल लगाया है, आप मुझे बता दीजिए क्या बात है, तो आप मुझे भला बुरा सुनाने लगी। तभी मैंने आपसे बोला कि आपने सुबह ही तो बात की थी। यदि आप मुझसे सीधे सीधे बात बता देती तो मैं भी आपसे ये सब ना बोलती। और उसके बाद में जब आपसे मैंने बोला कि दीदी मैं आपकी थोड़ी देर में बात कराती हूँ, तो आपने गुस्से में फोन काट दिया। अब इसमें मेरी क्या गलती है भला? हाँ ठीक है, चल जा यहाँ से। बड़ी आई, जाकर मेरी बेटी के लिए बढ़िया से आलू बंडे बना दे और गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बना दे। अरे बेटा, अब तुझे भी ये सब बोलने की क्या जरूरत थी भला? मोबाइल में नहीं रही होगी उसकी बैटरी, इसलिए उसने बोल दिया होगा। अब तो भी थोड़ा गुस्से को शांत रखा कर। अरे वाह मम्मी, आप तो अपनी बहू की बात सुनकर मुझे ही गलत समझ बैठे। आपने ये नहीं सोचा एक बार कि मैं आपकी बेटी हूँ और वो आपकी बहू, बहू ही रहेगी, बेटी बेटी ही रहेगी। अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस हमेशा से यही चाहती हूँ कि तेरा मान सम्मान इस घर में बना रहे, तेरा भाई तुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहे, तेरा स्थान जो इस घर में है वो हमेशा बना रहे। इसलिए तो मैंने तेरे भाई की नजरों में तेरी भाभी को हमेशा से ही गलत ठहराया है। मैं जानबूझकर तेरे भाई के सामने तेरी भाभी की तारीफ करती हूँ और तेरी भाभी का पक्ष लेती हूँ। पहले ये साबित करती हूँ कि तेरी भाभी गलत है, उसके बाद उसका पक्ष लेने लगती हूँ। तो बेटा इसमें तेरे भाई की नजरों में तेरी भाभी गिर रही है या नहीं? कम से कम तेरे भाई को ये नहीं लगना चाहिए कि हम दोनों गलत हैं, हम दोनों उसकी नजरों में अच्छे बने रहे और तेरी भाभी गलत बनी रहे। इससे होगा ये कि तेरा भाई हमेशा हमारी ही बात मानेगा, हमारी ही सुनेगा, अपनी पत्नी की कभी नहीं सुनेगा। अब चल गुस्सा थूक दे और चुप हो जा। ऐसा रोता हुआ चेहरा देखकर मुझे बहुत दुख लगता है तेरा। तू मेरी लाडली बेटी है। एक काम कर बेटा, मैं तुझे पूरे 5000 रुपए देती हूँ, जाकर अपने लिए कुछ शॉपिंग करके ले आ, तेरा मन भी ठीक हो जाएगा। क्या सच में मम्मी? दो, जल्दी दो मुझे पैसे। अरे हाँ जरा चाय पानी कर ले, नाश्ता कर ले, उसके बाद चली जाना। आने दो आज पवन को। देख रही हूँ मैं कुछ दिनों से, जहाँ शाम के 7 बजे घर पहुँच जाते थे, वहाँ अब रात के 10-10 बजे घर आते हैं। अरे आजकल चल क्या रहा है? ऐसा लगता है कि अपने मायके में ज्यादा ध्यान है मेरा। भाभी का बुरा करते करते लगता है ऐसा ना हो कि मेरा ही बुरा हो जाए, इसलिए थोड़ा अपने पति के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वरना किसी दिन हाथों से फिसल गया तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। मम्मी जी पवन कहाँ है? अभी अभी दरवाजा खुलने की आवाज आई थी, मुझे लगा पवन घर आ गए हैं। अरे बेटा पवन नहीं था, वो पड़ोस की विमला चाची थी, उन्होंने आज पनीर की सब्जी बनाई थी तो बस वही देने आई थी। बेटा एक बात बोलूं तुमसे, हमारी बातों को बुरा मत मानना। देखो बेटा, हर दूसरे दिन तुम अपने मायके चली जाती हो और रात के 11-11, 12-12 बजे आती हो। बेटा ये सब ठीक नहीं है, किसी दिन आती हो किसी दिन आती ही नहीं हो। इन सब कारणों से पवन भी बहुत समय बेसमय घर आने लगा है। ये सब देखकर हमें अच्छा नहीं लगता है। अब तुम ही कुछ नहीं बोलती हो तो हम भला क्या बोले पवन को? हमने 1-2 बार बोलना चाहा, लेकिन तुम्हें तो पता है कि पवन हमारी बात सुनता नहीं है ज्यादा। मैं जानती हूँ बेटा कि गांव में ही तुम्हारा मायका है, इसलिए तुम्हारा आना जाना ज्यादा ही होता है। महीने में 25 दिन तुम अपने मायके चली जाती हो। देख रही हूँ बेटा, जब से तुम्हारी भाभी आई है तुम्हारा मायका जाना आना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मानती हूँ कि तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, तुम अपनी भाभी से बहुत प्यार करती हो। इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि तुम अपने पति को निष्फिक्र छोड़ दो। पति पत्नी को एक दूसरे के हिसाब से चलना पड़ता है, एक दूसरे की जरूरतों को समझना पड़ता है, एक दूसरे की खुशी में शामिल होना पड़ता है, दुख में शामिल होना पड़ता है, जब जाकर रिश्ता चलता है। वरना इतनी कच्ची डोर होती है ये कि कब किस समय टूट जाए पता नहीं। मम्मी जी आप जो कहना चाह रही हैं मैं वो बहुत अच्छे से समझ रही हूँ। अब तक मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं सच में बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। अब ऐसी गलती नहीं होगी। अरे तुम अभी तक सोई रही हो? अब तक तो तुम्हें सो जाना था। पवन ये सब क्या चल रहा है? देख रही हूँ तुम्हें, तुम रात के 10-10 बजे तक घर नहीं आते हो। चल क्या रहा है बताओ मुझे, ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तुम मुझे छोड़कर किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गए हो। एक बात याद रखना पवन, यदि तुमने मेरे साथ धोखेबाजी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें इन सब बातों से करना क्या है ये बताओ मुझे। तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं खाना खाता हूँ नहीं खाता हूँ, मैं
कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, तुम्हें मुझसे मतलब कहाँ है आजकल। तुम्हें तो बस अपने मायके से और अपने माँ बाप, अपने भाई भाभी से मतलब है। आजकल तुमने हम लोगों पर ध्यान देना भी तो कम कर दिया है, तो फिर तुम्हें इससे क्या करना है। जब तुम मेरे लिए अपने मायके में आना जाना कम नहीं कर सकती हो, तो फिर भला मैं तुम्हारे लिए क्यों समय से घर पर आऊं, ये बताओ। जब तुमसे मैंने 6 महीने पहले ये बात बोली थी कि तुम अपने मायके आना जाना थोड़ा कम करो, महीने में 25 दिन अपने मायके जाती हो, तब तुमने मुझसे क्या कहा था कि इन सब बातों से मुझे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो फिर तुम भी सुन लो, मैं कहीं जाऊं कहीं आऊं, इन सब बातों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तुम बस अपनी जरूरतों को पूरा करो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, बस इतने में ही खुश रहो तुम। अब तो ऐसा लगता है कि तुमसे मेरा रिश्ता सिर्फ नाम के लिए रह गया है। तुम्हें तो अपने मायके जाने आने के कारण ये भी पता नहीं रहता है कि मेरे कौन से कपड़े धुले हुए हैं, कौन से नहीं धुले हुए हैं। ना ही मेरे कपड़ों में आजकल प्रेस रहता है, ना ही ढंग से तुम मुझे 4 रोटी टिफिन में बनाकर दे सकती हो। तुम्हें तो इतनी जल्दी रहती है कि कभी तुम अचार रोटी रख देती हो, कभी अचार पराठा रख देती हो, कभी तुम मुझे सूखा उपमा बनाकर पहुंचा देती हो। मैं 6 घंटे 7 घंटे ऑफिस में काम करता हूँ, उपमा अकेली खाकर पेट भर लूंगा। अरे तो क्या मेरी इतनी सी बात के लिए आप मुझे इतनी बड़ी सजा देंगे? ना ही आप समय से घर आते, ना ही मुझे कहीं घुमाने फिराने ले जाते, ना ही मुझे शॉपिंग कराने ले जाते। पहले तो आप मुझे मॉल लेकर जाते थे, सिनेमा हॉल लेकर जाते थे, शॉपिंग कराने ले जाते थे, घुमाने फिराने ले जाते थे। आजकल तो आप सब कुछ छोड़ दिए हो, ना ही मेरी पसंद की कोई चीज खाने को लेकर आते हो। इन सब के पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि ये सब जो हो रहा है तुम्हारे कारण ही हो रहा है। जब तुम ज्यादातर अपने मायके में रहोगी तो मैं तुम्हें कैसे ले जा लूंगा। और वैसे भी अब मुझे इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। तुम अपने मायके वालों के साथ खुश रहो और मैं अपनी दुनिया में खुश रहूंगा, अपनी दुनिया में मस्त रहूंगा। जब तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो मैं भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। सब कुछ मेरे कारण ही हो रहा है, सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। मैंने खुद ही अपनी गृहस्थी में आग लगा ली, मैंने खुद ही अपनी गृहस्थी को जला लिया है। जब तक रिंकी को ये बात समझ में आई कि उसका पति उससे बहुत दूर हो रहा है, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। रिंकी का पति पवन ज्यादातर समय घर से बाहर ही रहता था। महीने में 2-4 दिन ही घर का खाना खाता था, बाहर से ही खा पी कर आ जाता था, आता था और सो जाता था। सुबह सोकर उठता था, फिर ऑफिस के लिए निकल जाता था, कैंटीन में ही खाना पीना खाता था। ये सब देख देख कर धीरे धीरे करके 1 महीने बीत जाते हैं। इस बीच जब रिंकी की माँ रिंकी को फोन करती तो रिंकी बहुत ही उदास उदास बात करती थी और अपनी माँ से ठीक से बात भी नहीं कर पाती थी। इन सब बात के लिए भी आराधना की सास ने आराधना को ही दोष दिया। मैं कहती हूँ बेटा, इसके खाल खींच ले, मार मार कर इसे अधमरा कर दे, इसके हाथ पैर तोड़ डाल और इससे पूछ कि इसने क्या कहा है मेरी बेटी से, जो 1 महीने से मेरी बेटी मुझसे ठीक से बात तक नहीं कर रही है। बात तो बात, यहाँ आना जाना तक बंद कर दिया है इसने। ना जाने इसने ऐसा क्या कह दिया है मेरी बेटी को जो इतना ज्यादा दिल पर लग गया है। अरे मेरी इकलौती बेटी है वो रिंकी, और तू उसे फूटी आंखों नहीं देखती है, तुझे वो दुश्मन जैसे लगती है। क्या करती है तेरा, क्या बिगाड़ दिया है उसने, कौन सी दुश्मनी निकाल रही है मेरी बेटी से। जिस दिन से तू इस घर में आई है मेरी बेटी का जीना हराम कर दिया है तूने। जीना हराम उनका नहीं, जीना हराम मेरा कर दिया है, वो भी आप लोगों ने। अरे मैं तो त्रस्त हो गई हूँ आप लोगों की ये बात सुन सुनकर कि रिंकी ने फोन नहीं किया, आज फोन नहीं किया, कल फोन नहीं किया, वो घर नहीं आई, उसने ऐसा नहीं किया। मेरा क्या दोष है, मैं तो आप लोगों को लेने देने में भी नहीं हूँ। आपकी बेटी यदि घर नहीं आ रही है, वो ठीक से बात नहीं कर रही है, तो उसके लिए मेरा दोष है क्या? मैंने तो दीदी से फोन में बात करना तक बंद कर दिया है, ना ही मैं उनका फोन उठाती हूँ और ना ही उन्हें फोन लगाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा कुछ कहना ही बेकार है। यदि मैं दीदी से अच्छे से भी बात करूंगी तो उस बात में भी आप लोग कुछ न कुछ निकाल ही लेंगे, इसलिए मैंने डर के कारण बात करना भी बंद कर दिया है। यही सोचकर कि मैं ना ही बात करूंगी और ना ही किसी प्रकार की कोई चिकल्लस होगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, इसलिए मैंने दीदी का नंबर तक अपने मोबाइल से डिलीट कर दिया है। देख रहा है बेटा, इसने अपनी इकलौती ननद का नंबर तक डिलीट कर दिया है मोबाइल से। हे भगवान, कैसी औरत है तू, कैसी भाभी है, कैसी बहू मिली है मुझे। बेटा ये जरूर मुझे बता नहीं रही है कि क्या कारण है, इसने कुछ ना कुछ तो जरूर बोला होगा मेरी बेटी से और बोलकर नंबर डिलीट कर दिया होगा। यहाँ हमारे सामने सीधी बन रही है। मैं कहती हूँ मेरे कहने पर तो ये बता नहीं रही है, तो ही पूछ इससे कि इसने क्या बोला है। पूछ बेटा पूछ। सीधे सीधे बताती है या नहीं, बोल कि तूने मेरी बहन से ऐसा क्या बोला है जो उसने यहाँ आना जाना और हम लोगों से ठीक से बात करना तक बंद कर दिया है। बताती है या नहीं, नहीं तो आज तेरी खाल ही खींच लूंगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा दीदी से, मेरी बात का यकीन करिए, पहले मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है तो मैं कहती हूँ अभी की अभी आप दोनों मेरे साथ दीदी के घर चलिए। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, यदि इन सब के पीछे मैं ना निकली ना तो मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए इस घर से
अपना सारा सामान लेकर चली जाऊंगी। उसके बाद आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। हाँ हाँ, उसके घर चलो ताकि मेरी बेटी की बदनामी कर सके। तो उसके सास ससुर के सामने तू चाहती क्या है? मैं अच्छे से जानती हूँ, तू चाहते यही है कि मेरी बेटी की उसके ससुराल में भी बदनामी हो जाए, ताकि वो वहाँ पर भी चैन से ना रह पाए। यहाँ मैं रोज उनके कारण दसों बातें सुन रही हूँ। जीना हराम करके रख दिया है आप लोगों ने। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या मैं इसी तरह घुट घुट कर मर जाऊं? मैं इस तरह घुट घुट कर नहीं मरूंगी। अब बहुत हो गया, 1-1.5 साल से बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगी। आप लोग नहीं जा रहे हैं ना, मैं अकेले जाती हूँ और अकेले ही उनसे सारी बात करूंगी। उनके सारे परिवार वालों को सामने बैठाऊंगी, उसके बाद दीदी से बात करूंगी। फिर मैं देखती हूँ कि क्या बात है और क्या नहीं। आराधना, यदि तूने मेरी बेटी के ससुराल वालों के सामने कोई ऐसी वैसी बात की तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। जो बन पड़ता है कर लीजिएगा, लेकिन आज बात मेरे सर से ऊपर जा चुकी है, पानी सर से ऊपर चला गया है। अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। बेटा, हम लोगों को साथ में जाना पड़ेगा, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ उल्टा सीधा बोल दे वो हमारी बेटी के लिए। ससुराल में मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं रह पाएगी। अरे उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे, जवाई बाबू क्या सोचेंगे उसके लिए। दीदी, दीदी कहाँ है आप? रिंकी दीदी, बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। अरे आराधना बेटा, तुम यहाँ आओ आओ। अरे रिंकी बेटा, देखो तुम्हारी भाभी आई है। दीदी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है भाभी, बोलिए ना। यहाँ नहीं, कमरे में चलिए, कमरे में जाकर बात करेंगे। अरे बेटा, ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतनी टेंशन में यहाँ आई हो और अकेले में बात करना चाहती हो? हम भी तुम्हारे माता पिता के समान है, हमारे सामने ही बात कर लो। बेटा, क्या बात करनी है? तो दीदी आप ये बताइए कि 1 महीने से आप घर क्यों नहीं आ रही हैं और मम्मी जी से ठीक से बात भी नहीं कर रही हैं? बताइए क्या बात है? क्या इन सब के पीछे मैं हूँ? भाभी, हम शांति से बात करते हैं ना, अंदर चलिए। आज कोई शांति से बात नहीं होगी दीदी, आज जो भी बात होगी सबके सामने होगी। बताइए क्या बात है जो आप 1 महीने से घर नहीं आ रही हैं? पता है आपको, आपके भाई और आपकी मम्मी मुझे ही ब्लेम कर रही हैं। ये बात तो आपसे छुपी नहीं है, क्योंकि आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। 1 साल 1.5 साल हो गया है, आप सभी लोगों ने मिलकर मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। लेकिन अब नहीं, अब पानी मेरे सर से ऊपर जा चुका है, तो अब जो भी बात होगी सबके सामने होगी। जब मेरी कोई इज्जत नहीं रख रहा है तो मैं किसी की इज्जत क्यों रखूं भला? आप साफ साफ बताइए कि बात क्या है? मुझे कुछ माजरा समझ में नहीं आ रहा है। और बेटा, इसका 1 महीने तुम्हारे घर ना आने का कारण ये है कि जब से तुम शादी होकर आई हो, तुम्हारी ननद का अपने मायके आना जाना कुछ ज्यादा ही हो रहा है। महीने में 25 दिन तो अपने मायके में रहती है, और अब तो इसका हमारे ऊपर छोड़ो, अपने पति के ऊपर तक ध्यान नहीं है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका पति कब आ रहा है, कब जा रहा है, कुछ खाया है या नहीं। उसके टिफिन में अचार रोटी रख देती है, अचार पराठे रख देती है, कभी उपमा रख देती है, कभी पोहा रख देती है। बेचारा मेरा बेटा 6-6 घंटे उपमा पोहा रूखी रोटी खाकर रहता है, और तो और ना ही इसका इस बात पर ध्यान रहता है कि इसके पति के कपड़े धुले हैं, प्रेस हैं या नहीं हैं, या ऐसे ही पड़े हैं। कईयों बार बेचारा बिना प्रेस किए हुए कपड़े, बिना धुले हुए कपड़े पहनकर जा रहा है। इसका इतना ज्यादा ध्यान अपने मायके की तरफ आकर्षित हुआ है कि इसका अपने ससुराल के प्रति जिम्मेदारियों का आता पता ही समझ में नहीं आ रहा है। इसके कारण मेरा बेटा रात में 10-10 बजे घर आने लगा है। मेरा बेटा पहले इसे घुमाने ले जाता था, मॉल लेकर जाता था, सिनेमा हॉल लेकर जाता था, इसे शॉपिंग करवाता था, इसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। लेकिन जब यही मेरे बेटे का ख्याल नहीं रख रही है तो मेरा बेटा अपने हिसाब से जीने लगा। लेकिन ये बात इसे तब समझ में आई जब कुछ नहीं हो सकता। बहुत देर से इसे एहसास हुआ कि इसका पति इससे दूर जा रहा है। अब बेटा, इसमें हमारा या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, दोस्त सिर्फ इसका है और इसकी माँ का है। लेकिन अच्छा हुआ जो आज तुम यहाँ आ गई और सारी सच्चाई मुझे पता चल गई। हम तो सोचते थे कि ये तुम्हें बहुत प्यार करती है, बहुत चाहती है, बस इसीलिए बार-बार अपने मायके जाती है तुम्हारे कारण। बेटा, हमें नहीं पता था कि ये तुम्हारे लिए उस घर में विष घोल रही है। देख लिया दीदी आपने, बुरे कर्म का बुरा ही फल मिलता है इंसान को। आप मेरी गृहस्थी तोड़ने पर चली थी, लेकिन भगवान ने आपकी ही गृहस्थी तोड़ दी। दीदी, इस तरह मुंह फेर लेने से कुछ नहीं होगा। आपने जो कुछ किया है ये सब कुछ आपको भुगतना पड़ रहा है, ये सब कुछ उसी का परिणाम है। भाभी, इन सब बातों का एहसास मुझे बहुत देर के बाद हुआ है। मैं आपकी जिंदगी में जहर घोलने चली थी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरी ही जिंदगी तहस नहस करके रख दी। मैं बहुत अफसोस कर रही हूँ। भाभी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भाभी। देखिए दीदी, मुझे आपसे कोई बुराई नहीं है, बस मुझे इस बात की नाराजगी है कि आप बार बार मेरी गृहस्थी में आग लगाने चली आती हैं। आपकी एक छोटी सी बात मेरी जिंदगी को तहस नहस कर रही है। आपको ये लगता है कि उस घर में आपका वर्चस्व बना रहे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्थान जो है वो वही रहेगा। बहू बहू ही रहेगी, बेटी बेटी ही रहेगी। हर किसी व्यक्ति का एक स्थान निश्चित रहता है घर में। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो रिश्ते बने हुए हैं वो प्रेम से बने रहें,
आप सही बोल रही हैं भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया भाभी। मेरा पति मेरे पास में रहते हुए भी मेरे पास नहीं है। इतनी दूरी आ गई है हमारे रिश्ते में कि हम लोग कई दिन हो गए ठीक से 2 बात भी नहीं कर पाए हैं। तरस रही हूँ मैं अपने पति के लिए, तरस रही हूँ। जीजा जी, ये तो गलत बात है ना। देखिए, मैं मानती हूँ कि दीदी ने गलत किया है। आप जीजा जी, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत अच्छे पति हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं। जीजा जी, दीदी की गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिए, उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो जैसी भी है, जो भी है। लेकिन जब कहते हैं ना, इंसान को अब पछतावा होता है, अपनी गलती का एहसास होता है, तो उसे माफ कर देना ही ठीक रहता है। जब मैंने इन्हें माफ कर दिया तो प्लीज आप भी माफ कर दीजिए। ठीक है भाभी, यदि आप कह रही हैं तो मैं इसे एक मौका और देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आइंदा ये ध्यान रखे, यदि दोबारा इसने फिर ऐसी गलती की तो अभी तो मैंने सिर्फ इसे मानसिक रूप से तलाक दिया था, लेकिन अब इसे कानूनी कार्यवाही से तलाक दूंगा। हाँ, मैं आपका ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी, कोई गलती नहीं करूंगी। बेटा, रिंकी को माफ कर ही दिया है तूने, तो मुझे भी माफ कर दे। मुझे भी आज अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। बेटी के मुंह में अंधी होकर मैं तो ये भूल ही गई थी कि मेरे बेटे ने जिसे पसंद करके लाया है वो भी तो मेरी बेटी की तरह ही है। बेटी साथ नहीं देगी, लेकिन बहू बहू साथ देगी उम्र भर। बेटी तो बड़ ब्याह कर अपने घर की हो गई है, लेकिन जो मेरे घर बेटी बनकर आई है उसके साथ मेरा व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ये बात मैं भूल गई थी। आराधना, मुझे भी माफ कर दो, मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने जिस लड़की को पसंद किया, जिस लड़की को मैंने प्यार किया, जिस लड़की के लिए मैंने इतना कुछ किया, उस लड़की पर कैसे भरोसा नहीं कर पाया। अपनी माँ और अपनी बहन की बातों में आकर मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया, तुम्हें इतना भला बुरा सुनाया, तुमसे ठीक से बात नहीं करता था, तुम्हें ना जाने क्या कुछ कहा मैंने। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आज। नहीं, मैं आप लोगों को माफ बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 1-1.5 साल से जो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ अब वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। देखिए भाभी, यदि मैं रिंकी को माफ कर सकता हूँ तो आपको भी भैया को माफ करना पड़ेगा। प्लीज भाभी, मेरे कहने पर कर दीजिए। हाँ भाभी, आप हमारी गृहस्थी बचाकर अपनी गृहस्थी नहीं उजाड़ सकते। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरे कारण आप लोगों के रिश्ते में दरार आई है। भाभी, भैया, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों। भाभी, आप प्लीज भैया को माफ कर दीजिए। हाँ हाँ भाभी, कर दीजिए। हाँ बेटा, मैं उसको माफ कर दो। माफ कर दो बेटा उसे, प्लीज बेटा। हम जानते हैं कि तुम्हारा दिल हम लोगों ने बहुत दुखाया है, लेकिन बेटा आइंदा से ऐसी कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है? यदि आप सभी लोग बोल रहे हैं तो मैं आपको भी एक मौका देने के लिए और तैयार हूँ। आराधना ने अपने पति और अपनी सास को माफ कर दिया था, और रिंकी के पति ने रिंकी को माफ कर दिया था। अब रिंकी ने अपनी गृहस्थी अच्छे से चलाना शुरू कर दिया, और आराधना की सास और आराधना के पति मयंक दोनों ने अपनी बहू को बहुत प्यार से रखना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।